बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज 25 जनवरी 2025 दिन हफ्ते का है। तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो पीकैट के अंदर जो खतरनाक शिक्कें शामिल की गई हैं हुकूमत की तरफ से, और ये बिल कौमी असम्बली से पास करवा लिया गया है, सेनेट के अंदर पेश कर दिया गया है। इसके अंदर क्या नई शिक्कें और खतरनाक चीजें इसके अंदर शामिल की गई हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन के लिए बड़ी खतरनाक चीजें सामने आने वाली हैं। और इसके हवाले से मुकदमा भी एक दर्ज कर लिया गया है। पहला इसका बाज़ाब्ता गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, बल्कि सरकारी नतीजा सामने आ गया है। कौन से शहर में क्या मुकदमा दर्ज किया गया है, जो जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उसने क्या बात की थी, किस शख्सियत के बारे में बात की थी, जरा वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और दूसरा जो मलक रियाज साहब के हवाले से खबर है कि वो डट गए हैं। उन्होंने फिर ये कह दिया कि मैं नहीं 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर कोई भी वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, कोई गवाही नहीं दूंगा। तो उस हवाले से कौन सी शख्सियात ने उन्हें अप्रोच किया, ये पहले मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन वो डटे क्यों हैं? क्योंकि जब गुज़श्ता 2 सालों में तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स, चाहे जुडिशरी हो या ब्यूरोक्रेसी हो, तमाम तर लोग कुछ मैनेज कर दिए गए, कुछ धमका के ब्लैकमेल करके मैनेज कर लिए गए, कुछ लालच की वजह से ताकतवर लोगों के हाथ में आ गए। लेकिन तमाम जब निज़ाम जो है वो मैनेज कर लिया गया, तो फिर एक ऐसा आदमी जो 25-30 साल से 40 साल से जब बिजनेस के अंदर आया, तो उसने हर हुकूमत से फ़वायद लिए, उन्हें फ़वायद दिए, ताकतवर लोगों से फ़ायदे लिए, उन्हें भी फ़ायदे दिए। तो ऐसी शख्सियत क्यों डट गई है? आखिर क्या वजह है कि वो अपना यहाँ से कारोबार समेट के दुबई जाने पर मजबूर हो गए? लेकिन एक उन्होंने इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दी। क्यों गवाही नहीं दी? अगर वो गवाही दे देते तो उनके लिए आसानियां पैदा हो जाती, उनको कोई ना कोई रास्ता निकाल के उनकी जान बख्शी हो जानी थी। बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स, आसिफ अली जरदारी जैसे, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जैसे लोग भी उन्हें क्यों कायल नहीं कर सके, वो क्यों डट गए हैं? ये भी जरा आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है। और तीसरी जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े दरीना कारकुन, इमरान खान के बड़े करीबी साथी जो हैं, वो एक अहम पोजीशन के लिए मुंतखब हो गए हैं। ये क्या पोजीशन है, कौन मुंतखब हुए हैं, ये भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले जो पीका एक्ट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं नाज़रीन। पीका एक्ट जो है ये हर हुकूमत के अंदर, इसके अंदर तरमीम होती रही, कानून साजी होती रही। मीडिया, सोशल मीडिया को रोकने के लिए, उनको तंग करने के लिए तमाम तर चीजें सामने आती रही हैं। लेकिन इस वक्त जो इस हुकूमत के अंदर ये जो अभी रिसेंटली पीका एक्ट के अंदर कुछ शिक्के शामिल की गई हैं, ये इंतहाई खतरनाक है, जिसके ऊपर तमाम मीडिया चैनल्स भी, प्रिंट मीडिया भी, सोशल मीडिया से मुंसलिक लोग, डिजिटल मीडिया से मुंसलिक लोग, सहाफती तंजीमें जितनी भी हैं, वो तमाम तर जो हैं वो सरापा एहतिजाज है। कौन सी 3-4 अहम नई चीजें इसके अंदर शामिल की गई हैं जो पहले नहीं थी, वो जरा आपको बताता हूं नाज़रीन। जरा थोड़ा सा सादा करके बताऊंगा, सिंप्लीफाई करूंगा ताकि आपको समझ आ सके। एक तो ये है कि पहले ये आम फहम बात थी कि अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी के खिलाफ तज़हीक में कोई पोस्ट लगा दी, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर दिया, फेसबुक के ऊपर आपने टाइमलाइन के ऊपर लिख दिया उसके मुतालिक, या व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, या उसके अलावा आप कह लें किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई चीज़ ऐसी शेयर कर दी जिससे किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन हो गई, किसी की हत्या हो गई, तज़हीक हो गई, या आपने झूठी खबर इस तरीके से कहीं पोस्ट कर दी या लगा दी, तो उसमें होता यह था कि जिसके मुतालिक आप बात कर रहे होते थे, जिसकी आप तज़हीक कर रहे होते थे, जिसको एतराज होता था, वो दरखास्त देता था जाके, इस पीका एक्ट के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता था, जिसने ये चीज पोस्ट की होती थी या झूठी खबर फैलाई होती थी। ये पहले पीका एक्ट था, इस तरह की चीजें की जा रही थी। लेकिन अब जो इसके अंदर तब्दीली की गई है, वो तब्दीली ये कर दी गई है कि अगर कोई शख्स किसी के खिलाफ कोई पोस्ट लगाता है या किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई चीज ऐसी शेयर करता है, तो अगर वो शख्सियत ना भी उसको नोटिस करे, वो शख्सियत ना भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहे, तो कोई भी पाकिस्तानी शहरी, कोई प्राइवेट शख्स भी उसके खिलाफ दरखास्त दायर कर सकते हैं। यानी कि उसकी जान नहीं छूटेगी, उसको अब ये फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी ये भी बड़ी अहम है कि मिसाल के तौर पर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें किसी ने कोई तज़हीक में कोई फेक खबर या किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी है, तो सिर्फ उस शख्स के खिलाफ घेरा तंग नहीं होगा, उस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा जिसने वो पोस्ट की है, बल्कि जो उस ग्रुप का एडमिन होगा वो भी उसकी जद के अंदर आएगा। और ये एक केस रिपोर्ट हो भी चुका है। उसकी तफसीलात भी आपको बताता हूं कि कौन से शहर के अंदर हुआ, उसका मतन क्या है, किसके खिलाफ उन्होंने बात की थी। लेकिन ये एक नई चीज इसके अंदर ऐड की गई है कि जो उस व्हाट्सएप ग्रुप का या फेसबुक ग्रुप का जो एडमिन होगा वो भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितना कि उसमें पोस्ट करने वाला होगा, ताकि उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एडमिन है उसका और वो उसको रोक सकता है, वो उसको हाइड कर सकता है, वो उसको रिमूव या डिलीट कर सकता है, तो उसके ऊपर भी इसकी जिम्मेदारी आती है।
ये एक बड़ी सख्त चीज उसके अंदर ऐड की गई है। दूसरी जो अहम चीज ऐड की गई है वो ये की गई है कि अगर किसी के ऊपर पीके एक्ट के तहत मुकदमा होता है और उसमें चूंकि 3 साल सजा है और 20 लाख रुपए जुर्माना है, तो अगर वो सजा उसे हो जाती है तो उसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकता। इसको चैलेंज करने का वाहिद फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपको मालूम है पहले बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, 70-80 हजार केसेस हैं जो पेंडिंग है इस वक्त। तो अगर किसी को 3 साल की सजा हो जाती है लोअर कोर्ट से और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन करता है, चैलेंज करता है उसको, तो उसको केस की बारी आते आते डायरी नंबर लगते हुए और वहां पर फैसला होते हुए वैसे 3 साल गुजर जाया करेंगे। तो ये जो एक अपील के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन रखा गया कि सिर्फ वहां पर इसकी अपील हो सकेगी या चैलेंज हो सकेगा, तो ये एक बड़ी खतरनाक चीज है। तीसरा नाज़रीन, इसके अंदर वादे तौर के ऊपर उन्होंने लिखा है कि जी जाली खबर अगर कोई फैलाएगा तो उसके खिलाफ जिम्मेदारी होगी, तज़हीक किसी की करेगा, करैक्टर असैसिनेशन करेगा तो भी मुकदमा दर्ज होगा। स्पेसिफिकली जो हमारे अस्करी इदारे हैं खुसूसन फौज के मुतालिक, अदलिया के मुतालिक, पार्लिमान के मुतालिक कोई तनकीद नहीं करेगा। अब मस्बत और मनफी तनकीद जो है उसको कैटेगराइज कौन करेगा कि यार अगर तनकीद की है, किसी ने तमीरी तनकीद की है, मस्बत तनकीद की है अदलिया के ऊपर, फौज के ऊपर या पार्लिमान के ऊपर, तो उसको कैटेगराइज कौन करेगा। अब उसके लिए भी उन्होंने 9 रुकनी कमेटी बना दी है कि 9 रुकनी कमेटी बन गई है। अगर किसी को लगता है कि यार मैंने ठीक बात की है, मेरे खिलाफ गलत केस हो रहा है, तो पहले कमेटी उस चीज का जायजा लेगी। अब उस 9 रुकनी कमेटी के अंदर नाज़रीन सहाफी भी उसका हिस्सा होंगे, वकला भी उसका हिस्सा होंगे और पैमरा के कुछ लोग भी उसका हिस्सा होंगे। लेकिन जैसे कमेटियां बनती हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आपको बखूबी पता है कि वो कमेटियां कैसे बनेगी, कौन लोग उसके अंदर शामिल होंगे, क्या उनकी जुर्रत होगी कि वो उसके खिलाफ जाके कोई अपना फाइंडिंग्स दे सके कमेटी कि जिस बंदे ने ठीक बात की, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो ये बेसिकली कमेटियां बनाने वाला जो बात है ये लॉलीपॉप दिया गया है। तो उस कमेटियों से जो चीजें सामने आएगी वो भी आपके सामने है कि जिसके खिलाफ नजर आ गया उसको तो फिर वो रगड़ा लगा देंगे, उसकी 3 साल सजा भी होगी, 20 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। अब मिसाल के तौर पे 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हुए हैं और उस इंतखाबात के ज़मरे के अंदर जो हुकूमत बनी है इस वक्त, वो उस जमात की नहीं बनी जिन्होंने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं या आप या कोई पाकिस्तानी शख्स किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर या अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर ये लगा देता है कि जी 8 फरवरी को वोट तो किसी और जमात को मिले, लेकिन धांधली करके फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत जो है वो फलां फलां जमात की बना दी गई, तो अब इसका फैसला कौन करेगा कि ये तज़हीक की गई है या नहीं की गई। जिन्होंने ये कानून साजी की है उन्हें तो यही लगेगा तज़हीक है, लेकिन तज़हीक नहीं है, ये हकायक के ऊपर मबनी चीज है। तो इसको कैटेगराइज कौन करेगा, इस चीज का फैसला कौन करेगा कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो ये एक बड़ा अबहाम है इसके अंदर। नाज़रीन, इसका एक जो सरकारी नतीजा सामने आ गया है इस पीके एक्ट के खिलाफ दरखास्त के हवाले से, पाकपतन का इलाका है, उसका फरीदनगर थाना है, उसके अंदर एक FIR एक शहरी के खिलाफ दर्ज की गई है। और ये जो FIR दर्ज की गई है ये हाफिज ताहा रहमानी एक शहरी है वहां के, नौजवान होंगे ऑब्वियसली, उनके खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। और पाकपतन के थाना फरीदनगर के अंदर ये FIR दर्ज की गई है, मेरे सामने मौजूद है इस वक्त, स्क्रीन के ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको लगाऊं। इसका जो हवाल है, यानी कि इसका जो उन्होंने मुख्तसरन इसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे हैं वो यही लिखे हैं कि जी जो हाफिज ताहा रहमानी है उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब हैं उनके मुतालिक कुछ तज़हीक में चीजें उसके अंदर शेयर की हैं, कुछ उन्होंने गलत लिखा है उसके अंदर। और इस हवाले से जो फरीदनगर पुलिस स्टेशन है उन्होंने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। और इसमें सिर्फ वो जिस नौजवान ने पोस्ट की है या जिस जो नौजवान ने उसके अंदर शेयर किया व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सिर्फ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बल्कि जो उस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है वो भी बेचारा इसकी जद में आ गया है, तो उसके खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज हो गया। तो ज़ाहिर ये मुकदमा अब होना शुरू हो गए हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि मस्बत रिपोर्टिंग करें, अच्छी चीजें दिखाएं, लेकिन अब शायद ये कहा जा रहा है कि आप रिपोर्टिंग ही ना करें, आप सहाफत ही ना करें, आप बोले ही ना किसी बात के ऊपर। यानी कि अब तो सही बात करते हुए भी डर लगेगा, खौफ आएगा कि यार ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। शायद इससे ही, क्योंकि सच्ची बात भी कभी ना कभी कड़वी हो जाती है, हो सकता है कोई बात सच्ची करता है और अगले बंदे को अच्छी नहीं लगती, नागवार गुजरती है, कड़वी महसूस होती है। तो अगर किसी ने कोई सच्ची बात की, ठीक बात की, वो भी अगर किसी ताकतवर शख्सियत को जो है वो नागवार गुजर गई, तो फिर उसका फैसला कौन करेगा। तो ये जो पीके एक्ट है इसके वाले से बहुत सारे कंसेंसस हैं लोगों को और कंसर्न्स हैं लोगों को, तो इसके ऊपर देखना चाहिए हुकूमत को दोबारा, और कंसेंसस के साथ जो है वो बाहमी इत्तेफाक राय के साथ इसका
कोई हल निकालना चाहिए। दूसरा नाजरीन ये है कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत अहम ओहदा है पार्लियामान के अंदर, और उसके चेयरमैन की मुंतखब होने का मामला था, और गुज़श्ता 6-8 महीने से ये मामला लटका हुआ था। आपको याद होगा कि एक दफ़ा शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से ये सामने आया था कि इमरान खान ने कहा कि चेयरमैन PAC जो हैं, यानी कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी जो हैं, वो शेर अफजल मरवत होंगे। फिर उस हवाले से डिनाइल आ गया कि जी उनका नाम नहीं फाइनल किया गया। फिर एक सतह के ऊपर आकर शेख वकास अकरम साहब, जिनका ताल्लुक झंग से है, जो तर्जुमान भी हैं इस वक्त, जो सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका नाम भी इस हवाले से सामने आया कि शेख वकास अकरम जो हैं उनको नॉमिनी किया है इमरान खान ने चेयरमैन PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए। तो उनका नाम बड़े देर तक जो है वो एग्जिस्ट करता रहा, उसके ऊपर इत्फाक राय रहा PTI का। और इसी असना के अंदर आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उनकी पार्लियामान की कहीं गैलरी के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब से भी मुलाकात हुई थी, और वहां पर कुछ सहाफ़ी पहुंच गए थे, और वो वीडियो जो है वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो गई थी। जिसके बाद शेर अफजल मरवत साहब बात करने से कतरा भी रहे थे, और उनसे पूछा भी जा रहा था कि आप क्यों मिले हैं जाके उनके साथ, यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, हुकूमत के साथ। तो उसका वो जवाब नहीं दे रहे थे। तो ज़ाहिर उस वक्त ये चीज़ें जो सारी चल रही थी, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए चल रही थी। ये कितनी अहम कमेटी है वो भी ज़रा आपको बताता हूँ। लेकिन इस वक्त जो है वो बिल्कुल आखिर के ऊपर आकर इमरान खान ने यह नाम तब्दील कर दिया। उन्होंने शेख वकास अकरम का नाम निकाल कर चतराल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जुनैद अकबर खान उनका नाम है, उन्हें जो है वो इमरान खान ने नॉमिनी किया। और हमेशा ये रवायत रही है कि जो चेयरमैन PAC होगा, यानी कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी होगा, वो अपोजिशन बेंचेस से होगा। तो हमेशा एक ही नाम जाता था, वही फाइनल हो जाता था। लेकिन इस दफा हुकूमत ने कहा कि जी नहीं, आप पैनल भेजिए, आप पैनल देंगे तो फिर हम उसमें से फाइनल करेंगे। तो फिर कुछ लोगों के नाम दिए गए, उमर अयूब साहब का नाम दिया गया, जुनैद अकबर खान का नाम दिया गया, उसमें ख्वाजा शराज साहब का नाम दिया गया, शेख वकास अकरम साहब का नाम दिया गया। लेकिन आखिर के ऊपर हुकूमत ने जुनैद अकबर खान को फाइनल कर दिया, और वो मुंतखब हो गए हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब ये कमेटी क्यों इतनी अहमियत की हामिल है? बहुत सारी कमेटियां हैं पार्लियामान के अंदर, कौमी असम्बली की कमेटियां हैं, फिर सेनेट की कमेटियां हैं। लेकिन जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है नाजरीन, ये एक मुश्तरका कमेटी होती है सेनेट की और कौमी असम्बली की। और ये इतनी अहम कमेटी है कि जितनी भी ऑडिट होने हैं बजट के हवाले से, वो इसके चेयरमैन ने देखने हैं। यानी कि जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन जुनैद अकबर खान चेयरमैन PAC मुंतखब हुए हैं, अब ये उनकी सवाबदीद है कि वो तमाम जितने भी इदारों को, जितने भी फंड्स जाते हैं, जितना भी बजट जाता है हर अदारे को, उसका ऑडिट अब उनके हाथ में होगा। अब वो ट्रांसपेरेंसी उसमें देख सकते हैं, वो तमाम तरह चीजें उसमें देख सकते हैं। इवन के जो पाकिस्तान के अस्करी इदारे हैं, खुसूसन पाकिस्तान आर्मी जो है, उनका जितना भी बजट है, जितने 100 अरब उनका बजट है दिफा के लिए, अब उसका ऑडिट भी जो है वो उनके हाथ में होगा, और जुनैद अकबर खान इस चीज को मॉनिटर करेंगे। तो ये एक बड़ी अहम कमेटी थी, एक बड़ा अहम ओहदा था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है। और ये जुनैद अकबर खान जो है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के बड़े करीबी साथी और बड़े उनके ट्रस्ट वर्दी हैं। ये ब्लू आइड हैं, उनके ऊपर बड़ा ट्रस्ट है इमरान खान को इनके ऊपर। और चतराल से इनका ताल्लुक है। 9 मई के बाद बहुत सारी सख्ती बर्दाश्त की, नई जमात छोड़ी। इवन के 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बार बार प्रेशराइज किया गया कि आप जमात छोड़ दें। लेकिन उनकी वो स्टेटमेंट शायद आपने सुनी होगी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। तो वो डटे रहे। उसके बाद फिर वो MNA मुंतखब हो गए चतराल से। शायद NA1 बनता है या NA2 बनता है, अपर चतराल है या लोअर चतराल है, वहां से वो MNA मुंतखब हुए। तो बिलाखिर वो चेयरमैन PAC मुंतखब हो गए। इसके अलावा नाज़रीन जो तीसरी अहम डेवलपमेंट है वो मलक रियाज साहब के मुतालिक है। वो क्यों डट गए? जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि जब तमाम लोग इस निज़ाम के सामने लेट गए, इस निज़ाम के सामने मायूस हो गए, कुछ ब्लैकमेल होके, कुछ किसी और वजह से, तो फिर मलक रियाज क्यों डट गए? मलक रियाज के जो स्टेक्स हैं वो इमरान खान के साथ तो नहीं है। ये तो तारीख का हिस्सा है कि उनके स्टेक जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हैं, या उनके स्टेक जो है वो ताकतवर लोगों के साथ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो सकते हैं, जुडिशरी के लोगों के साथ हो सकते हैं। उन्होंने फ़वाइद दिए भी, फ़वाइद लिए भी, तारीख का हिस्सा है, एक लंबी दास्तान है 25-30 साल की। लेकिन इमरान खान के साथ तो उनका कोई स्टेक नहीं है। तो वो क्यों इमरान खान की वजह से डटे और वो इस हद तक मजबूर हो गए कि वो बहरिया टाउन छोड़ के वो दुबई शिफ्ट हो गए, वहां पर वो नई लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, वहां पर वो तमाम तरह चीजें करेंगे। तो इसके पीछे क्या कहानी थी वो जरा आपको बताता हूँ। एक तो मैं गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूँ कि उनको मनाने के लिए कौन कौन सी अहम शख्सियात ने उनसे रब्ता किया, दुबई भी गए, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डटे वो नाज़रीन इसलिए कि
चूंकि अब वो दुबई के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, वहां पर वो तमाम तर चीजें करेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानी इसकी बड़ी वजह बने हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो नरम गोशा रखते हैं इमरान खान के लिए और बढ़ चढ़ के इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद भी करते हैं, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, हर हवाले से वो इमरान खान के लिए नरम गोशा रखते हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानियों में अगर आप कहेंगे कि 95% या 90% इमरान खान की पॉपुलैरिटी है तो ये गलत नहीं होगा। हर 100 में से जो 95 लोग हैं या 90 लोग हैं ओवरसीज, वो बड़े हद तक एक बड़ी आगे बढ़ चढ़ के इमरान खान को पसंद करते हैं। तो जो वो एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं दुबई के अंदर, तो इस हवाले से उन्हें ये आइडिया था कि अब जो है वो पाकिस्तान से तो जो मैंने 25, 30, 40 साल कारोबार करना था, जो मैंने वहां से मुनाफा कमाना था वो मैंने कमा लिया। अब चूंकि मैं आउट ऑफ कंट्री ही काम करूंगा, दुबई में करूंगा और मालिक के अंदर करूंगा, तो वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत बड़ा सासा होंगे मेरा इस प्रोजेक्ट का। और इमरान खान के खिलाफ वो बिल्कुल कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मैंने इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दी और मैंने यहाँ पर ये लॉन्चिंग की, प्रोजेक्ट शुरू किए, तो यहाँ पर कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी इंटरेस्ट शो नहीं करेगा और इस तरफ वो नहीं आएगा। तो इस चीज ने भी उन्हें बहुत मजबूर किया डट जाने के ऊपर कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो प्रेशर था उनके ऊपर, उस वजह से भी वो इस हवाले से डटे। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह की ज़ात जब जिसको हदायत देना चाहिए वो हदायत बख्श देती है। तो ये एलिमेंट भी इसके अंदर हो सकता है कि शायद वो अब उम्र के हिस्से में आ गए हैं कि उन्होंने सोचा कि मैं अब हक के साथ खड़ा हो जाऊं और जो सही है उसको सही कहूं, गलत को गलत कहूं और मैं किसी प्रेशर के अंदर ना आऊं। और इस हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया था कि 25-30 साल के तमाम राज मेरे पास सबूतों के साथ महफूज हैं और मुझे मजबूर ना किया जाए और वरना मैं राज सारे फाश कर दूंगा। लेकिन अब हुकूमत कह रही है कि हम उन्हें वापस लेके आएंगे। अगर हुकूमत कोशिशें करती है, सफारती सतह के ऊपर कोशिश करती है, यूएई हुकाम से रब्ता करती है, तो क्या मलिक रियाज वो तमाम तर चीजें सामने लाते हैं, इस हवाले से भी इंतजार रहेगा। बहरहाल ये 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखी हैं। इस हवाले से फिर जो भी नई तफसीलात होंगी वो ऑब्वियसली आपके सामने जरूर रखेंगे, लेकिन इस हवाले से आप अपनी कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतने अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।